सो लास्ट क्लास में हमने कवर करा था कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट, जिसमें हमने देखो क्या क्या कवर कर चुके हैं अब तक हम कंसंट्रेशन टर्म्स में। वी हैव कवर्ड थ्री थिंग्स, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे दो चीजें सीखी थी। क्या सीखा था? हाँ, हमारे पास देखो है तो पीडीएफ। ठीक है, इसमें देखो, तो बेसिकली हमने यहाँ पे तीन फॉर्मूले यहाँ पर देख लिए थे। किसके? वेट बाय वेट के। ठीक है, एक ये हमारे पास वेट बाय वेट का फॉर्मूला था। क्या था? देखो, वेट बाय वेट का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर में भी वेट रहेगा और डिनोमिनेटर में भी वेट रहेगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट रहेगा और डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन रहेगा, राइट। तो जैसे अब मैंने वेट बाय वेट परसेंट लिखना है, तो मुझे पता है सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन रहने वाला है, तो ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट रहेगा, नीचे भी वेट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, सिमिलरली वेट बाय वॉल्यूम में क्या होगा? वी नो कि ऊपर सॉल्यूट रहता है, नीचे सॉल्यूशन रहता है। अब क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है, तो ऊपर वेट रहेगा सॉल्यूट का और नीचे वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद करना है। एंड सिमिलरली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करते हैं, तो अगेन सॉल्यूट ऊपर है, सॉल्यूशन नीचे है। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो ऊपर भी वॉल्यूम रहेगा और नीचे भी वॉल्यूम रहेगा, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, तो ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आज हमें आगे की कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करना है, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लास में या एग्जाम में ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते जो हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, बट अगर मैं कंपैरेटिव बात करूं तो टीचर प्रेफर करते हैं कि हम मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चन पूछें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम दिखाते हैं कैपिटल एम से। ये नोटेशन आपको याद रखनी है, कैपिटल एम। ठीक है, क्या होता है? सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं मानवी के। ठीक है, अभी पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, वी विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन। ओके, क्योंकि मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। आई डोंट नो द आंसर, क्योंकि मैं अपना रैंडमली देता हूँ क्वेश्चंस को, सो आई मस्ट हैव टू सॉल्व दैट। ठीक है, बट आपको मैंने बता दिया था कि कैसे कैसे करना है, सो विल कम बैक टू दैट। पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी को। ठीक है, फिर करते हैं। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में हमें यहाँ पर वॉल्यूम रखना होगा। ठीक है, और ऊपर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो, ये तो हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो स्टेटमेंट हो गई। अब इसको ना हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, इसी फॉर्मूले को। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम स्मॉल एन से दिखाते हैं। ठीक है, नोटेशन याद रखनी है, किस किस चीज से हम किस सिंबल से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से है, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से है। ठीक है, तो जो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, हम तो पढ़ते ही आ रहे हैं इतना। मास में अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी मैं मास वाला यूज कर रहा हूँ। अगर हमें वॉल्यूम दिया जाएगा तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, अगर 1 ATM पे है और 1 बार पे है तो 22.7 लीटर। ठीक है, और अगर एटम्स देगा तो गिवन एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो वी कैन यूज दैट ऑल ऑफ थ्री formulas which we have studied in the previous classes. We can use any of this depending on the what is given in the question. जो भी हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेंगे। बट नॉर्मली अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करता हूँ तो हमको वो क्या करता है? सॉल्यूट का ना मास देता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं मोल्स वाला जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मास वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? ये किसका है? मास को हम मोल्स में कन्वर्ट करते थे, है ना, वही तभी वाला फॉर्मूला था, ये यूज करते थे। तो यहाँ पर भी देखो, अब नोटेशंस हमें समझनी पड़ेंगी। जो हमारे पास सॉल्यूट होता है, ठीक है, सॉल्यूट, इसका जो मास होता है, इसको हम दिखाते हैं W2 से। ठीक है, W2 से। इसमें जो सॉल्वेंट होगा, जिसमें हम ऐड करेंगे, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तभी हमारा सॉल्यूशन बनता है। जो सॉल्वेंट का मास होता है,
उसको हम दिखाते हैं W1 से। ठीक है, तो क्या समझ आया, ये जो 2 लिखा हुआ है ये सॉल्यूट के लिए होता है, और जो 1 लिखा हुआ है ये होता है सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, 1 को जगह 2 लिख देंगे, 2 की जगह 1 लिख देंगे, तो हेर फेर हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, सॉल्यूट को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास जो होता है इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब क्योंकि देखो गिवन मास है तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा, क्योंकि हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं W2। क्लियर, ओके। मोलर मास को हम लिखते हैं, मोलर मास को हम लिखते हैं कैपिटल एम से, मोलर मास को लिखते हैं हम कैपिटल एम से, सो इट विल बी कैपिटल एम। तो अगेन देखो, अब क्योंकि सॉल्यूट का मास लिखना है तो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, और मोलर मास लिखना है तो कैपिटल एम आ गया, तो क्या लिख देंगे, कैपिटल एम इंटू 2, मतलब M2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स का, W2/M2। अब आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, N जो होता है दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, जिसको हम लिख सकते हैं W2/M2 से। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ जो N है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी का, कैपिटल M का, मोलैरिटी ये हो जाता है हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो इसको V से लिखते हैं, यहाँ पर कोई नोटेशन नहीं है 1 और 2, क्योंकि हम यहाँ पे ना सॉल्यूट है ना सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में हम कुछ नहीं लिखते, ठीक है, सिर्फ V लिखेंगे, तो V से समझ जाना ये सॉल्यूशन है ना। अगर कोई V1 लिख देगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो गया, कोई अगर यहाँ पे V2 लिख देगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो गया। ठीक है, बट हमें क्या लेना था नीचे, हमें लेना था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 और 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद ये लीटर में लिखना है, तो इसको भूलना नहीं है, इन लीटर। तो एक आपके पास फॉर्मूला देखो ये वाला हो गया, ठीक है, दिस वन। तो कौन कौन से फॉर्मूले हो गए, एक आपके पास फर्स्ट दिस वन, सेकंड इज दिस वन, ये आपको सेकेंडरी में याद रखना है। ठीक है, दिस दिस इज नॉट फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, तो आपको इसको सेकेंडरी फॉर्मूले की तरह याद रखना है। तो मेन हमारे पास 2 फॉर्मूले आपके, एक और तीसरा फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारे पास 1 लीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 ml के बराबर। ठीक है, तो अगर मुझे ml में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 ml जो होगा वो किससे होगा, 1/1000 लीटर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लीटर को ml में चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा W2/M2 इनटू में 1000 से देखो डिवाइड कर दिया तो ऊपर आ जाएगा ना, और यहाँ पे आ जाएगा इन ml, इन ml। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया है कि लीटर को यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चल रहा था उसको देखो ml में करने के लिए हमने क्या करा, 1000 से डिवाइड कर दिया, और जब हमने 1000 से डिवाइड किया तो 1000 ऊपर आ गया, तो हमारे पास एक और नया फॉर्मूला तैयार हो गया, ये वाला। डिफरेंस क्या है, इस वाले केस में, इस वाले केस में ऊपर वाले फॉर्मूले में हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमारा लीटर में दिया गया होगा। ठीक है, जैसे 1 लीटर बना दिया सॉल्यूशन, 2 लीटर बना दिया, 3 लीटर बना दिया। ठीक है, नीचे वाला कब यूज करना है, जब वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलेगा हमारे पास ml में है, ml में, जैसे ऐसे बोलेगा कि सॉल्यूट को मैंने सॉल्यूशन बनाया और 200 ml बना दिया, 300 ml बना दिया, 500 ml बना दिया। ठीक है, उस केस में हम नीचे वाला यूज करेंगे। तो बात आती है कि सर तीनों याद करने, हाँ तीनों याद करने, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है हमारा थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला क्यों, क्योंकि देखो अगर आपको मान लो लीटर में भी दिया गया, मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि हमें ना ऐसे बोल दिया उसने कि सॉल्यूट ऐड करा, हमें सॉल्यूशन बनाया 2 लीटर, तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 लीटर को ml में कर सकते हो ना, 1 लीटर किस में होता है 1000 ml के बराबर, 2 लीटर कितना होगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2000 ml हो गया, तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना, आपके पास ml में आ गया ना। देखो दिया उसने लीटर में था, तो अगर कोई बच्चा डायरेक्टली पुट करना चाहता है लीटर को तो उसे फिर सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो कन्वर्ट नहीं करना चाहता उसे ml में। ठीक है, वो लीटर वाला यूज करना चाहता है तो कर लेगा, ऊपर भी सेम आएगी वैल्यू। कोई अगर ml वाला यूज करना चाहता है तो उसे पहले ml में कन्वर्ट कर लेगा, लीटर को ml में कन्वर्ट कर लेगा और फिर थर्ड वाला फॉर्मूला लगा देगा, क्योंकि हम जानते हैं थर्ड वाला फॉर्मूला किसके लिए, ml के लिए। इतना क्लियर है एवरीवन?
यस और नो? ठीक है, तो आपको ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे याद करने हैं। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले इस पे बेस्ड। एग्जाम्पल, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन prepared by adding 28 gram of MgO in 500 ml of solution। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखो क्या करना है, मोलैरिटी हमें निकालनी है। तो मोलैरिटी देखते आपके मन में आना चाहिए कि कैपिटल एम निकालना है। ठीक है, पहली चीज। तो आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, 1, 2 और 3। तो देखो ये तो डेफिनेशन बेस्ड है, इसका तो इतना कोई काम नहीं है। तो बात आती है आप इन दोनों में से कौन सा लगाएंगे, सेकंड वाला या थर्ड वाला। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो वॉल्यूम है, देखो एमएल होता है ना, एमएल क्या होता है, वॉल्यूम की यूनिट है। तो इतना तो समझ आना चाहिए, वॉल्यूम दिया गया। ठीक है, एमएल। अब एमएल किसका है, सॉल्यूशन का। तो यानी कि वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया गया, किस में दिया गया, एमएल के अंदर। तो आप थर्ड वाला यूज करेंगे। ठीक है, एमएल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एमएल में रखना होता है। तो आप सिंपली सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। तो हर बच्चे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैपिटल एम जो होता है दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास 1/V1। ये 1000 में लेंगे कब, जब हम इसे ml में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने सिंपली जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है थर्ड वाला, इसी को रीराइट कर दिया। अब हमें W2 M2 V की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो कैसे लिखेंगे, ये जो W2 होता है ये सॉल्यूट होता था, याद आ रहा है ना। 2 किसके लिए यूज करते थे, सॉल्यूट के लिए। तो हम क्या डाल रहे हैं, MgO को डाल रहे हैं। तो MgO क्या है, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि MgO किसी सॉल्वेंट में डाला गया होगा, सॉल्यूशन बना दिया गया होगा। लेकिन वो देखो यहाँ पे सॉल्वेंट का जिक्र नहीं कर रहा कि किस सॉल्वेंट में डाला है, क्योंकि इसका यूज ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें सॉल्वेंट का कुछ है ही नहीं। 1 से लिखते थे ना सॉल्वेंट को, क्या 1 जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, किसी में 1 है, W1 M1 V1 कुछ ऐसा है नहीं, है ना। तो सॉल्वेंट की बात करेगा ही नहीं वो। कर भी देगा तो फिर सॉल्यूशन के लिए ऐड कर देंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को सॉल्यूशन बना देंगे। तभी यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तब देगा सॉल्वेंट को, अदरवाइज नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन में उसने देखो सॉल्वेंट हमें नहीं दिया और जरूरत भी नहीं है उसकी, हमें सिर्फ सॉल्यूट चाहिए था। उसका उसने मास दे दिया, तो हमें W2 दे दिया उसने। क्या इतना समझ आता है, मास दे रहा है ना, तो सॉल्यूट को हम 2 से लिखते थे और मास को W से लिखते हैं, तो W2 हो गया। फिर हमें क्या करना है, इसका मोलर मास भी चाहिए, किसका, MgO का, क्योंकि 28 ग्राम क्या है, सॉल्यूट। तो MgO का मोलर मास ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितना होता है, कौन बताएगा, टोटल ना। हाँ ठीक है, तो दिस विल गिव यू 40 ग्राम। तो 40 ग्राम आपके पास क्या आ गया, M2, मोलर मास ऑफ MgO, सॉल्यूट का मोलर मास है ना। बस आपको सब कुछ मिल तो गया। ये क्या है, V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। V पता है, W2 पता है, M2 पता है, रख दो। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, सिंपली हमें बस सॉल्व करना है। तो 28/40 इंटू में 1000 और वॉल्यूम कितना था, 500 ml। ठीक है, ml। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे आप सॉल्व करेंगे। आप बता रहे हैं 1.2 मोलैरिटी आ रही है ना, तो कैपिटल M से लिखेंगे। ठीक है, दिस इज योर कंसंट्रेशन, रिमेंबर दिस। मोलैरिटी क्या बताता है आपको, कंसंट्रेशन बताता है। तो इतने ही सिंपल आएंगे, आपको डरना नहीं है। जो क्वेश्चन होंगे ना, जिस बच्चे को ये आता है फॉर्मूला, वो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है, जो मोलैरिटी पे बेस होगा। और सिमिलरली मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पे भी सेम होते हैं। ठीक है, जो टफ वाली चीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो डाइल्यूशन होता है, ये सारी चीजें जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो थोड़ी सी एंट्रेंस ये जेई लेवल की हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है, बट हमें वहां तक पहुंचने के लिए, उसको समझने से पहले हमें ये सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करना होगा और याद करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलैलिटी से आगे आता है हमारे पास मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी।
ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा है, देखो मोलैरिटी आर था उसमें, ठीक है, आर था हमारे पास मोलैरिटी। इस बार क्या पढ़ रहे हैं, मोलैलिटी, एल है, एल। तो जो मोलैलिटी होता है ना, इसको हम लिखते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एम। अब देखो फर्क आ गया ना, ऊपर वाले को लिख रहे थे हम कैपिटल एम से मोलैरिटी को, और मोलैलिटी को हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल एम से। तो आपको अब अच्छे से याद करना है कि मोलैलिटी स्मॉल एम वाला है और मोलैरिटी कैपिटल एम वाला है, ठीक है। चलो इसके फॉर्मूले को देखते हैं जरा, क्या होता है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो ऊपर है ना न्यूमरेटर वाली चीज, वो तो सेम है मोलैरिटी की और मोलैलिटी की। वहां भी हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखते थे ऊपर न्यूमरेटर में, और यहाँ भी यही रखते हैं, ठीक है। नीचे क्या डिफरेंस है, नीचे हम रखते हैं यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर में फर्क आ गया ना, डिनोमिनेटर में फर्क आ गया, देखो ध्यान से। वहां पर हम डिनोमिनेटर में ले रहे थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर, ठीक है। लेकिन मोलैलिटी के अंदर हम क्या ले रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझ आता है, तो डिफरेंस आएगा, वैल्यूज अलग लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ना वैल्यूज रखनी है, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, एन की वैल्यू हम जानते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फिक्स रहेगी, ठीक है, ये सेम फिक्स रहेगी। तो सिंपली आप नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख दीजिए गिवन मास यानी कि W2 अपॉन मोलर मास M2, ओके। 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट को किससे दिखाते हैं, आप बोलोगे सर W से, ठीक है, W से। अब ये जो W है सॉल्वेंट का है, तो क्या यूज करूंगा, 1। समझ आ रहा है, 1 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए हम 1 यूज करते हैं, सॉल्यूट के लिए हम 2 यूज करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास सॉल्यूट था न्यूमिनेटर में, तो हमने क्या यूज करा, W2/M2। लेकिन जब हम वेट ऑफ सॉल्वेंट रख रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए 1 यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W1। अब आगे ध्यान रखना है कि ये जो है वो केजी में है, केजी में है, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला तो आपके पास यही बन जाता है, केजी वाला। एक ऊपर है फॉर्मूला, है ना ये वाला, जो डेफिनेशन पे बेस्ड है, दिस वन। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये है, दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये, एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो क्या करें, जो केजी है उसको ग्राम में कर दो, जैसे हमने पहले लीटर को मिलीलीटर में किया था, सिमिलरली आप केजी को क्या करें, ग्राम में कर दें। तो अगेन क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना, क्योंकि 1 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1 ग्राम किसके बराबर हो गया, 1/1000 केजी, ठीक है। तो अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं केजी को ग्राम से, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, स्मॉल एम का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में 1000 अपॉन में W1 इन ग्राम। समझ आ रहा है, ग्राम लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, तो हमें ग्राम में पुट करना होगा। तो बताएगा कि मैंने पानी में डाला, देखो मैंने NaCl को पानी में डाला, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट। थोड़ा सा NaCl डालेगा तो सॉल्यूट हो गया, ज्यादा पानी में डालेगा तो सॉल्वेंट हो गया, तो पानी हमारा सॉल्वेंट है। अब वो ऐसे बोलेगा कि देखो 200 ग्राम पानी में डाल दिया, 300 ग्राम पानी में डाल दिया, तो ग्राम में दे रहा है ना सॉल्वेंट को, तो फिर हम नीचे वाला लगाएंगे, ठीक है, ग्राम में। और ऐसे बोलेगा कि देखो 2 किलो पानी में डाल दिया, 3 किलो पानी में डाल दिया, हालांकि कहना गलत है, वॉल्यूम यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेट नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा सकता है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हम कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम को ग्राम में। तो देखो देता है ऐसे 200 ग्राम 300 ग्राम। अब यहाँ पे ना अपना कॉमन सेंस लगा के देखोगे तो लगेगा कि अरे सर ऐसे कैसे दे रहे हो आप, हम कोई कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो हम उसको ग्राम में थोड़ी मांगते हैं, हम बोलते हैं 750 ml की कोक दे या आधे लीटर की कोक दे, है ना, लीटर ml इसी में बोलते हो ना, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ग्राम में दिया जा सकता है, ठीक है। और जब भी आपको ग्राम में दिया जाएगा तो हम उसमें मोलैलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ml में देगा तो हम उसमें मोलैलिटी निकाल देंगे, ऊपर वाला ये वाला, है ना, इसमें तो ml में रख रहे हैं ना, तो फिर ये वाला निकाल सकते हैं। अगर ग्राम में देगा तो हम ये वाला निकाल सकते हैं, नीचे वाले से मोलैलिटी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर। तो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे इस पे बेस्ड करते हैं, एग्जाम्पल। पहले क्लियर है ना, यस और नो, इतना समझ आता है ना। मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, देखो, ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ। मोलैरिटी लिखो, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, जो हमने फॉर्मूला बनाया ना वही डेफिनेशन है, डिफाइंड एज नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सोल्यूट, न्यूमरेटर वाली चीज थी है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन, यही डेफिनेशन आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है, किसी भी बुक में आप देखेंगे, कोई भी टीचर लिख पाएगा, सेम हर जगह, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. So this is the definition. Molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 लीटर of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, इसी को कहते हैं हम मोलैरिटी. सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोलैलिटी को भी, यहीं पे लिख लो. अभी मैं देखो डेफिनेशन पे इतने ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आप अभी 11th क्लास में नहीं है, ठीक. तो अब क्योंकि आप 11th क्लास में नहीं है तो अभी आपको थ्योरी पे बेस नहीं करना पड़ेगा, सिंस यू आर एक्चुअली जस्ट गोइंग फॉर द कॉम्पिटिटिव टेस्ट जहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, तो वहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, न्यूमेरिकली देंगे, ठीक है. बट ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन होती क्या. सो इट्स गुड यू हैव आस्क्ड. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, न्यूमरेटर सेम था, number of moles of solute dissolved in 1 kg, 1 किलो, 1 kg of solvent, ठीक है. So these are the definition of molarity and molality, ठीक है. आप इसको याद भी कर सकते हैं, बट अभी क्योंकि आप एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो यू कैन अवॉइड दिस ऑल्सो, बट आपको फॉर्मूला याद करना चाहिए, ठीक है, वो याद होना चाहिए आपको. क्लियर है आयुष? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे. अब इसका एक क्वेश्चन करने वाले थे. सो व्हाट यू नीड टू नो, यू नीड टू कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन prepared by dissolving 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है. इसका मैं फॉर्मूला आपको अभी आता नहीं होगा, C6H12O6, ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज dissolved in 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन. 180 ग्राम ग्लूकोज को हमने 200 ग्राम पानी के अंदर डिसॉल्व करा है और वो हमसे पूछ रहा है कि मोलैलिटी बता दो. तो मोलैलिटी जिसके माइंड में आएगा तो क्या आएगा, स्मॉल एम निकालना है ना. तो स्मॉल एम जैसे ही आएगा तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. फॉर्मूला है हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू, देखो सॉल्वेंट जो है क्या है, वाटर है ना, इसी में डिसॉल्व कर रहा है ना, पानी में. तो अच्छा ये थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, आपको कंफ्यूज हो सकता है कि सर बराबर बराबर है, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा कम कर लेते हैं, है ना, 1.80 ले लेते हैं, 1.80 ग्राम, ठीक है. अब आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि 200 ग्राम पानी है और 1.80 ग्राम है, तो ये 1.80 कम अमाउंट है तो ये सॉल्यूट होगा, है ना. तो आप इसको कम अमाउंट है तो इसको सॉल्यूट मानेंगे ग्लूकोज को, और जो वाटर है वो ज्यादा अमाउंट में है तो इट विल बी और सॉल्वेंट. तो जो सॉल्वेंट है उसका देखो मास किस में दिया गया, ग्राम में, है ना. तो आप ग्राम वाला यूज करेंगे फॉर्मूला यहाँ पे. तो क्या यूज होगा, 1000 अपॉन में W1, ठीक है, ये ग्राम में यूज कर रहे हैं. तो हमारे पास देखो क्या क्या दिया गया है, आपके पास 1.80 ग्राम ग्लूकोज जो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मास दिया जा रहा है, तो क्या हो गया W2, टू क्यों, क्योंकि सॉल्यूट है, ठीक है. वाटर क्या है, सॉल्वेंट, तो मास दे रहा है तो किससे लिखेंगे, W से, और सॉल्वेंट है तो 1 से लिखेंगे, तो W1 मिल गया. इतना क्लियर है. तो अब W2 और W1 पता है, M2 नहीं पता, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, निकाल लेते हैं, ठीक है. देखो कैलकुलेट करना है, C6H12O6, कार्बन 6 है, ठीक है, तो 6 इंटू कार्बन, 12 हाइड्रोजन है, 12 इंटू हाइड्रोजन, और 6 इंटू ऑक्सीजन, ठीक है. चलो अब मास आपको किस चीज का पता होना चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है. आई होप आपको याद होना चाहिए, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको देखो अब हर बच्चे ने बहुत मेहनत करी, क्या करा, ये सब याद कर लिया अच्छे से,
लेकिन ये नहीं याद आ रहा कार्बन का कितना मास था, हाइड्रोजन का कितना मास था, ऑक्सीजन का कितना। तो देखो कितनी गलत बात है ना, टेबल भूल गए और न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले याद कर रखे हैं, तो गलत चीज है। इसलिए आपको पहले ये चीज करनी है जो मैंने फर्स्ट क्लास में ली थी कि मास ऑफ एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स टिल 20। 20 तक आपको जितने भी एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, ये ऐसे करके जो 20 तक, कैल्शियम तक आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर एंड इनके एटॉमिक मास, ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। करो सॉल्व। 72, 12, ये बताओ। ठीक है, ऐड करो। 180, है ना। देखो इसलिए मैंने 180 दिया था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे 1.80 है, तो हम लिख सकते हैं। आ जाओ, सॉल्व करना, तो वैल्यू पुट करनी है, हमें सब कुछ पता है ना। ये जो था 180, ये क्या है, M2, ठीक है, मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ग्लूकोज। तो 1.80 गिवन है, मोलर मास अभी अभी निकाला 180, 1000 रखो ऊपर, और मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना मास था सॉल्वेंट का, 200 ग्राम, है ना, 200 ग्राम पानी में डाला था, तो 200 ग्राम, ठीक है। बस सॉल्व करना है ना, कितना आ जाएगा देखो, 100, ये कटा, 180 से 180 कट गया, क्या बच गया, 1/20, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी मोलैरिटी, ठीक है। आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर लेना। बट इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर पा रहे हैं, है ना, समझ आ रहा है। कैलकुलेशन तो देखो, बच्चा थोड़ा सा कोई जल्दी कर लेगा, थोड़ा सा लेट कर लेगा, कोई गलत कर देगा, है ना, इतना ही हो सकता है। कैलकुलेशन तो देखो एक अलग अलग स्टूडेंट की कैपेबिलिटी है कि कौन कितनी जल्दी कर सकता है, सही कर सकता है, गलत कर सकता है, एक्यूरेट कितना है। बट उससे ज्यादा साइंस में इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे एक तो क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या क्या दे रहा है। अब क्या क्या दे रहा है उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। और फिर आप उसको एक्यूरेटली वहां पे वैल्यूज को पुट करके आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, एंड फाइनली आप उसकी कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर निकाल पा रहे हैं। समझ आया। तो हमें यही सीखना है कि जैसे जैसे हम देखो आगे बढ़ते हैं, अभी 10th क्लास में ना, टू बी ऑनेस्ट, फिजिक्स अच्छी है, बायोलॉजी अच्छी है, केमिस्ट्री थोड़ी सी कम है। तो जैसे ही आप एकदम से 11th में स्विच करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि इतना सारा क्या है, इतना तो हमने कोई कुछ पढ़ा ही नहीं केमिस्ट्री में। तो ऐसा होने वाला है। बट क्योंकि देखो आप क्योंकि एंट्रेंस क्लास आप मेरे से ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये सारी चीजें देखो कितनी अलग हैं जो हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। 10th में तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा कुछ है ना। तो ये सारी चीजें आप एक्चुअल में 11th में करेंगे। तो जैसे ही आप 11th में आएंगे और आपको ये सब आता होगा पहले से, तो आप समझ रहे हैं एक लेवल नहीं, आप कम से कम 3 या 4 लेवल ऊपर होंगे जो बाकी बच्चे होंगे जो एक्चुअल में ये सब नहीं कर रहे हैं क्लासेस। ये एडवांटेज होती है कि जो स्कूल अच्छे होते हैं, जहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं, जहाँ पे हम क्लासेस लगा पाते हैं, जहाँ पे हमको एक्स्ट्रा सिखाया जाता है, तो वो एक्चुअली में बहुत बेनिफिशियल होती है। और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको क्या कर देगा, ये आपको जेई के लिए एक स्टेप ऊपर ले जाएगा और आप अच्छी प्रिपेयर कर पाएंगे। हाँ, बट ये जरूर है कि आप कॉमर्स ना लें, ठीक है, क्योंकि फिर तो ये सब वेस्ट है। आई होप तुम में से कोई किसी ने भी कॉमर्स नहीं लेनी होगी, अदरवाइज फिर इतना सब कुछ सीखने का बेनिफिट नहीं है ना। लेनी तो नहीं है आयुष, उदित, मानविक। हाँ हाँ सेम है, मेडिकल और नॉन मेड सेम है। हाँ, कॉमर्स वाले नहीं हो ना, कॉमर्स में नहीं है केमिस्ट्री, इसलिए। ठीक है, चलो। तो मेडिकल में तो देखो, मैं तो आपको, जैसे आप क्लास लेंगे, जो 11th और 12th में भी बच्चे हैं, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, उनमें मेडिकल वाले भी हैं, नॉन मेड वाले भी हैं। बट आप अगर इस साल का पेपर देंगे, एक तो पहली बार 2 बार हुआ है, ये बहुत दुख की बात है कि लीक हो गया नीट का पेपर। दूसरी चीज ये है कि जो क्वेश्चंस का लेवल आया केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ का, फिर सॉरी मैथ नहीं थी, फिजिक्स और बायो का तो फिर भी मॉडरेट था, अटेम्प्टेबल था। लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी सी टफर साइड पे आई। तो जिन बच्चों ने जेई के लेक्चर्स लिए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नीट के बच्चे थे लेकिन जेई के देखते थे लेक्चर्स, वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। इसीलिए मैं ना फर्क नहीं करना चाहता, मैं ऐसा नहीं करता कि जेई के बच्चों को अलग करवाऊं, नीट के बच्चों को अलग कराऊं। जेई और नीट के बच्चों को एक ही कंटेंट पढ़ाऊं। ऐसा कर रहा हूँ कि नो मैटर आप कौन सा क्वेश्चन करते हो डील, एडवांस आए, मेंस आए, नीट का पेपर आए, आप सारे क्वेश्चंस को कर पाए।
ठीक है, इसीलिए हमें ना अपने लेवल को बहुत ऊपर रखना है कि फर्क ही ना पड़े इजी क्वेश्चन आ रहा है या टफ क्वेश्चन आ रहा है, हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास अब यहाँ पर वापस आते हैं। हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बड़े सिंपल से फॉर्म लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस था बस, एक में सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, दूसरे में वेट ऑफ सॉल्वेंट का था, ऊपर दोनों में मोल्स थे। अब हमें आगे पढ़ना थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा, नॉर्मेलिटी। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना लेंदी फॉर्मूला है इसका, 3 स्टेप में आता है और यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो पहली चीज तो ये, इसे हम दिखाते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन। नॉर्मेलिटी तो इजी है, एन फॉर नॉर्मेलिटी, एन फॉर इस सिंबल। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। देखो ये अलग हो गया अब, है ना, ग्राम इक्विवेलेंस आपने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा क्लास में। ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सेम है, मोलैरिटी वाला ही है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट वहां पर क्या होता था न्यूमिनेटर में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर मोल्स तो निकालना आता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये कैसे निकाले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस? तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। इसे हम कैलकुलेट करते हैं गिवन मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अच्छा, गिवन मास तो देखो देखा क्वेश्चन में W2 जिसे हम कहते हैं, इक्विवेलेंट मास हमें निकालना पड़ेगा W2 अपॉन E। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऐसे भी लिखते हैं इसको, इक्विवेलेंट मास। अब बात आती है कि W2 तो सर गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट मास का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। ये होता है हमारे पास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, अब देखो मोलर मास भी आप निकाल लोगे, हम कैलकुलेट करना जानते हैं। अब नई चीज आ गई एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या होता है? तो हमें अब एन फैक्टर को सीखना पड़ेगा। समझ आया क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहा? क्योंकि हमें यहाँ पे ना एक एक करके चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले एन फैक्टर पता होगा, मैं उसे मोलर मास से डिवाइड, मतलब मोलर मास को उससे डिवाइड करूंगा तो मुझे इक्विवेलेंट मास आएगा। फिर इक्विवेलेंट मास आएगा, गिवन मास को मैं इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करूंगा, तब जाके मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंस आएंगे। फिर ग्राम इक्विवेलेंस जब आ गए तो उसको मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करूंगा, तब जाकर मेरी नॉर्मेलिटी आएगी। समझ आ रहा है? 3 स्टेप में हो रहा है ना। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं, फिर हम ग्राम इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं, फिर जाकर हम नॉर्मेलिटी निकाल पा रहे हैं। नीचे से ऊपर जा रहे हैं ऐसे, इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, फिर ग्राम इक्विवेलेंस निकालते हैं, फिर जाकर हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंस की वैल्यू और हमें नॉर्मेलिटी मिलती है। इतना क्लियर है? अब पॉइंट ये आता है कि एन फैक्टर कैसे निकालें। तो देखो एन फैक्टर क्या होता है? तो एन फैक्टर को देखो अलग अलग तरीके से बताया जाता है ऑन द बेसिस की गिवन क्या है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एसिड दिया जाए तो जो उसका एन फैक्टर होगा वो होता है उसकी बेसिसिटी के बराबर। बेसिसिटी क्या है? H प्लस आयन कितने फर्निश होंगे, कितने H प्लस आयन वो देगा। जैसे आपके पास सपोज करो HCl दिया गया, कैसे टूटता है सीख रखा होगा, H प्लस और Cl माइनस, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है HCl ने कितने H दिया आपको? तो आप बोलेंगे सर 1 H दिया है, तो इसीलिए एन फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 1। समझ आए? जितने H प्लस देगा उतना एन फैक्टर हो जाता है। तो HCl के अंदर कितने H थे? एक ही H था, तो उतना ही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो 1 H था तो एन की वैल्यू भी 1 हो गई। इधर देखो H2SO4 अगर दिया गया, कैसे टूटता है? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, कितने H प्लस दे रहा है? तो क्लियरली हमें दिख पा रहा है कि 2H प्लस मिल रहे हैं, है ना। तो सिंपली व्हाट वी कैन राइट n इज इक्वल टू 2। क्लियर? ऐसे ही देखो S3PO4, S3PO4 यहां पर हमारे पास कितने H मिलेंगे? तो ये डिसोसिएट होता है 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो यहाँ पे कितने H हैं?
3 H है इसलिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। समझ आया? इज इट क्लियर एवरीवन? ये बेसिसिटी बोलते हैं इसको। हमें बेसिसिटी कैलकुलेट करनी होती है। आप इसको, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि जो बेसिसिटी डिफाइन की जाती है ना, देखो आपने अभी एसिड बेस नहीं पढ़ा है। आपने अभी नहीं, सुनो तो सही। आपने एसिड और बेस कितने बेसिस पे पढ़ा है? कितने तरीके से बेस पता करना पड़ा है? आपने यही पढ़ा होगा ना कि जो H प्लस दे दे वो एसिड, और जो बेस दे दे वो। हाँ, तो वो OH के बेसिस पे बताया होगा ना आपको। OH के बेसिस पे तो बताया होगा कि जैसे NaOH है तो ये मोनोबेसिक है, यही बताया होगा आपको, राइट? अगर आपके पास MgOH2 है तो ये डाई बेसिक है, यही बताया। आयुष, मानविक, ओ, आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू हियर मी? आयुष, उदित, मानविक। हाँ, मैं पूछ रहा था कि आपने यही पढ़ा है ना कि NaOH मोनोबेसिक है, MgOH ट्वाइस डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक। मैं समझ गया। देखो, नहीं नहीं, वो ठीक है, वो गलती नहीं है उनकी, क्योंकि अभी आपका लेवल उतना है नहीं कि आप इस चीज को समझ पाए डीपली। वो देखो क्या कहना चाह रहे हैं, आप ना अभी बेसिक वर्ड को समझते हैं, बेसिसिटी को नहीं समझते हैं, ठीक है? आप बेसिक वर्ड को समझते हैं, आप ये समझते हैं कि जो बेस है वही बेसिसिटी है। ऐसा नहीं है, ठीक है? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जब हम बात करें ना बेसिक, तो वहां पर हम बेसिकली आप बता रहे हैं OH को देखकर, ठीक है? मैं यहाँ पे बेसिसिटी डिफाइन करना वाला हूँ। क्या दिखा है मैंने, देखो, H प्लस कितने फर्निश होंगे। ये इस चीज पे बेस्ड होता है कि जो हमारे पास एसिड है, ठीक है, जो हमारे पास एसिड है वो कितने H प्लस फर्निश कर सकता है। अभी मैं आपको ना एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखना। ये आपके पास H2PO4 है, ठीक है? मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। अब क्या बोलेंगे इसे? H2PO4 इज एसिड और बेस? दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है? ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो आई एम आस्किंग व्हाट इज दिस, इज इट एसिड और बेस? क्यों? OH दिख रहा है मुझे तो। यही तो पढ़ा है आपने, OH यहाँ पर होगा, तो आप तो उसे बेस मानेंगे। समझ आया? तो गलत नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, इसमें ना घबराने वाली बात नहीं है और ना कंफ्यूज होने वाली बात है। अभी जो आपने एसिड और बेस समझा है ना, 10th क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको एसिड बेस H प्लस और OH माइनस के बेसिस पे पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप 11th क्लास में आएंगे ना, तो हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है? आयनिक इक्विलिब्रियम। इसके अंदर जो एसिड बेस है ना, उसको हम 3 तरीके से बता सकते हैं। 3 तरीके से, 3 टाइप्स से, कि कौन एसिड और कौन बेस है, ठीक है? मतलब ये कि अगर सपोज करो मैं आपको ये दे दूं BF3, डरना मत, ठीक है? सब समझाने के लिए। BF3 मैंने पूछा एसिड है या बेस है ना? अब ना तो H लिख रहा है ना OH दिख रहा है
तो कैसे बताएंगे, बट ये एसिड है, ठीक है। अब ये सारी चीजें ना हम 11th क्लास में सीखेंगे। तो हमें क्या समझना है अभी के लिए कि जितना आप देखो क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओ एच आपको सिंपल सी बात है, आपको H प्लस दिया जाएगा और OH माइनस दिया जाएगा उन स्पीशीज में जो एक्चुअल में एसिड होंगे, जो बेस होंगे। आपको इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड स्पीशीज नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको सिंपली वहां पर ये देखना होगा कि कौन H प्लस देता है, कौन OH माइनस देता है। तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा, मोनोप्रोटिक, डाईप्रोटिक, ट्राईप्रोटिक, है ना। H प्लस जो देगा ऐसे ही पढ़ा होगा आपने, जो OH माइनस होगा मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, इस तरीके से पढ़ा होगा, है ना। तो वो ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारे पास क्या होता है बेसिकली, ये मैं समझाता हूँ ऐसा कब होता है, जब आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के आयंस होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 क्या है अभी आपको याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, ये होता है, ये आपका ग्रुप 1 है। ये आपका ग्रुप 2 है, ठीक है। तो इनके साथ जब भी आपका बेस बनेगा तो वो फर्स्ट वाला अगर बनाएगा तो मोनो बेसिक होगा, यहाँ पे अगर अटैच होगा तो डाइबेसिक होगा। और सेम अगर हमारे पास ग्रुप 3 होता है, ग्रुप 3 डायरेक्ट से ले लेते हैं, ओ, ओ, ये आपके पास होता है, ठीक है। दिस इज ग्रुप 3। तो आपने ऐसे पढ़ा होगा, देखो जैसे यहाँ से NaOH आ गया तो मोनोबेसिक है, MgOH ट्वाइस आ गया डाइबेसिक है, AlOH थ्राइस आ गया ट्राई बेसिक है ना। तो ये आपने यही पढ़ा हुआ है। अब जो मैंने यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ था आपको, देखो कौन सा था, फॉस्फोरस था ना। फॉस्फोरस में है ही नहीं, फॉस्फोरस तो आगे आता है, ठीक है। तो ग्रुप 15 में जब आएंगे नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है, तो आपको वहां पर मिलेगा। अब वो वहां पर डायरेक्टली आपका बेसिक नहीं बनाता है, ठीक है, वहां पे आपके एसिड्स तैयार होते हैं। जैसे सल्फर आ गया, आपने H2SO4 पढ़ा हुआ है, ठीक है, H3PO4 हो गया, HNO3 हो गया। तो ये सब क्या है, ये हमारे पास ग्रुप 15-16 में, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपकी जो ये वाला कंसेप्ट है ना, मोनोबेसिक डाइबेसिक वाला, ये फेल हो जाता है इसमें, इन वालों में, ठीक है। तो फिर कैसे बताते हैं, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। मैंने समझा ना आपको कि तब हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये डाइप्रोटिक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिसिटी देखते हैं। अब देखो यहाँ पर बेसिसिटी ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी आपको मैं इसलिए ना नया कंसेप्ट समझाता तो आप पुराना वाला मिक्स करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। आपको पुराने वाले को अपनी जगह रखना है, नया वाला आप यहाँ पे सीखो, ठीक है। तो ये जो OH माइनस होता है ना, देखो यहाँ पे ये ऐसे होता है, OH माइनस और H प्लस, इनके बीच में इंट्रैक्शन होती हैं इस तरीके से। तो होता क्या है कि ये ना H प्लस निकल सकता है यहाँ से, ठीक है, OH नहीं निकल सकता, क्योंकि OH निकलेगा तो यहाँ पर वैलेंसी खत्म हो जाती है हमारी फॉस्फोरस की, तो विच इज वेरी लेस स्टेबल। तो होता क्या है कि जैसे ही H प्लस निकलता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ऐसा होता है कि ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज पसंद है। अब ये क्यों पसंद है, ये भी हम 11th में सीखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज उसको पसंद है, तो ये चाहता ही है कि मेरे पे नेगेटिव आ जाए, तो H प्लस निकल जाता है। तो ये जो H प्लस निकल रहा है ना, ये OH की वजह से निकल रहा है, समझ आया, ऑक्सीजन की वजह से निकल रहा है। तो इसी चीज को हम बेसिसिटी कहते हैं यहाँ पे, बेसिसिटी, कि कितने H प्लस यहाँ पे फर्निश हुए हैं बाय OH। जो OH था हमारे पास, उसमें से ऑक्सीजन तो पूरा ये बॉन्ड तो टूट नहीं सकता, OH वाला ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि सोडियम था इस तरीके से था। तो यहाँ पर तो सोडियम क्या है, बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव है, क्योंकि ग्रुप 1 में है, और ये नेगेटिव है, तो ये टूट जाता है, इनके बीच में इंट्रेक्शन होती हैं। लेकिन जब हम फॉस्फोरस और ऐसे देख रहे हैं, देखो फॉस्फोरस OH बॉन्ड था ना यहाँ पे इस तरीके से, इसको हटाओ H, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि फॉस्फोरस OH बॉन्ड बना हुआ है ना, POH बॉन्ड। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, POH बॉन्ड। अब ये जो POH बॉन्ड है ना, इसमें चार्जेस नहीं है, ठीक है। जैसे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस का चार्ज होता है ना, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस का चार्ज होता है। फॉस्फोरस के ऊपर ऐसे चार्ज नहीं होता। फॉस्फोरस क्या करता है, शेयरिंग करता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है तो यहाँ पे ऐसे डिसोसिएट नहीं करवा सकते हम इसको, कि इसको तोड़ दें और हम बोले कि P के ऊपर प्लस आ जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, ये नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। इसका मतलब आपने क्या बोला कि फॉस्फोरस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से नहीं ब्रेक कर सकते, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि देखो
ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक OH निकल जाएगा और आप इसे मोनोबेसिक बोल दो। ये गलत होगा कहना, क्योंकि ये बॉन्ड कभी ऐसे टूट ही नहीं सकता कि इस पे प्लस आ जाए और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस आ जाए, P प्लस और OH माइनस बन जाए। ये बिल्कुल गलत है। तो अगर ये गलत है तो आप ये कह ही नहीं सकते OH माइनस लिख लेगा, तो आप मोनोबेसिक नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि जो OH माइनस है, OH है हमारे पास बेसिकली, वो कितने H दे सकता है। तो जितने OH होंगे उतने H देगा, और जितने H देगा, जितने H प्लस देगा, उसी को बेसिसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिक और बेसिसिटी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज बेस, व्हाट इज बेसिक, तो आपको बोलना है कि भाई जो जितने OH माइनस दे दे उतना वो बेस है। ठीक है, उतना वो बेसिक है। लेकिन आपसे पूछे व्हाट इज बेसिसिटी, तो फिर आपको बोलना है कि अगर एसिड के लिए आप बेसिसिटी पूछ रहे हैं तो वो ये होगा कि कितने H प्लस वो वहां पर रिलीज करता है। समझ आया? अगर कोई एसिड है तो उसके लिए आप बेसिसिटी कैसे बताएंगे, आप बोलेंगे जितने H प्लस रिलीज होंगे। क्लियर है? समझ आया? इज इट क्लियर? देखो, आयुष, उदित, मानविक, इतना क्लियर है? ठीक है, तो आपको ना देखो क्या करना है, जो आप क्लास में पढ़ रहे ना उसको ही एग्जाम के लिए तैयार करना है। जो आप स्कूल के एग्जाम तैयार करेंगे, बोर्ड का, आपका 10th का होगा, ये वाला जो स्ट्रिक्टली मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके एंट्रेंस के बेसिस पढ़ाता हूँ। अब देखो, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि मैं आपको यहाँ पे पूरी 11th नहीं करवा सकता, इसलिए ये थोड़ा सा हर चीज आपको नई लगेगी, हर चीज आपको नई लगेगी। कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आपने सिर्फ अभी 10th का पढ़ा हुआ है, आप एकदम से बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं चीजों को, तो थोड़ा सा कनेक्ट करने में दिक्कत होगी। क्योंकि जैसे आप 11th पे आएंगे फिर आप जब इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, हाँ यार हाँ, ये तो वैसे ही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, यही बात होती है, ऐसे ही होता था। तो वो चीज है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा जो भी डाउट हो आप पूछ लेना, क्योंकि मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया ना कि फॉस्फोरस वाले केस में बेसिक नहीं बोल सकते क्योंकि P प्लस और OH माइनस नहीं टूट सकते, सिर्फ Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, सिर्फ यही चीजें जो ब्रेक हो सकती हैं आयंस में, पॉजिटिव आयंस में। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 है, सिर्फ यहीं पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं Li प्लस, है ना, ऐसे ही लिखते होंगे आप, Li प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रबीडियम, सीजियम, फ्रोंशियम, फिर बेरिलियम 2 प्लस, Mg2 प्लस, MgCl2 पढ़ा होगा आपने, है ना, CaCl2 पढ़ा होगा, 2 प्लस का चार्ज होता है, स्ट्रोंशियम 2 प्लस, बेरियम 2 प्लस, रेडियम 2 प्लस, राइट। सिमिलरली बेरिलियम 3 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, गैलियम 3 प्लस, इंडियम 3 प्लस, हेलियम 3 प्लस, इस तरीके से। अब क्योंकि यहाँ पे देखो फॉस्फोरस नहीं था, इसलिए देखो चार्जेस यहीं पे पॉसिबल है, तो फॉस्फोरस में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फॉस्फोरस पॉजिटिव चार्ज बनाए तो फॉस्फोरस का जो शेल होता है उसको आप लिखेंगे 285। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज दे दे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहना चाह रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तभी तो +5 आएगा। ये कभी पॉसिबल है? नहीं है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट। मोर देन 4 है। ठीक है, तो मोर देन 4 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। तो आप ऐसे पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकते हैं। और अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो OH माइनस नहीं बनेगा और बेस नहीं कह पाएंगे हम उसे, राइट। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पे। तो जब भी हमारे पास एसिड होगा तो उसके लिए हम बेसिसिटी चेक करेंगे। और अब ध्यान रखना है ना, बेसिसिटी क्या है कि अगर OH होगा तो कितने H प्लस उसमें से रिलीज हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई बेस होगा तो वहां पर हम बोलते हैं एसिडिटी। एसिडिटी, कितने OH माइनस आयन वहां पे फर्निश हो सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट, जैसे NaOH है तो ये बेस है, यू नो दिस, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज बेसिक, मोनोबेसिक। तो आप अगर मैं इसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द एसिडिटी, ध्यान रखना बेस के लिए हम एसिडिटी बोलेंगे, एसिड के लिए हम बेसिसिटी बोलेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो यू विल गेट N=1, BaOH ट्वाइस होगा तो N=2, और AlOH थ्राइस होगा तो N=3। इज इट क्लियर? देखो, ओके। अब हमारे पास ना देखो एक और चीज आती है, वो होते हैं सॉल्ट। तो अगर मेरे पास कोई, चलो उसको ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो होता है अगर हमारे पास कोई भी ऑक्सीजन बेस्ड स्पीशीज है, जैसे मान लो